स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर है जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो है पूरा इस चैप्टर को कवर करेंगे। इस वीडियो में थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप जो है लगातार इस वीडियो में बने रहिएगा तो इस चैप्टर के बारे में आपको पूरा जानकारी मिलेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आएंगे आपको छूटने वाले नहीं हैं एग्जाम में। और जो है इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो लोग जो है 10th बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, CBSE हों, बिहार, यूपी, MP, किसी भी बोर्ड के हों, सब जो है साइंस में ये तो चैप्टर आता ही है। तो इसको जो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम पता ही चल गया कि ये जो है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार है। इसके लिए पहले हम समझते हैं मानव नेत्र क्या होता है। तो देखिए, मानव नेत्र जो है एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियाँ टोटल 5 हैं, जिसमें आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सब ज्ञानेंद्रियों में आते हैं। जिसमें आँख का बात किया जाए यानी कि आई, तो ये जो है एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इसके बिना जो है संसार जो है आपको कलरफुल दिखाई नहीं देता। जैसे आँख यदि नहीं होगा तो आप किसी भी चीज़ का जो है सुगंध लेके जो उसका गंध बता सकते हैं, टेस्ट करके उसका स्वाद बता सकते हैं, बहुत हद तक जो है टच करके उसके बारे में कुछ हद तक बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कलर पहचानने का बात होगा तो बिना आँख के आप किसी को देख नहीं सकते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि आँख जो है हमारा महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है। इसके बिना जो है संसार जो है आपको जो धुंधला या कहें कि अंधेरा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ये जो कलर को पहचानने के लिए आँख होना जरूरी है। इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे क्या है, अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। बिना आँख के जो है हमें संसार रंग बिरंगा दिखाई नहीं देगा। नेत्र गोलक लगभग गोलाकार होता है। गोलाकार यानी कि एक जो है गोले के समान होता है, जिसकी जो है लगभग त्रिज्या या व्यास कहा जाए तो व्यास 2.3 होगा। त्रिज्या इसका आधा कर देंगे तो इसकी त्रिज्या निकलेगा। तो मानव नेत्र एक गोले के समान होता है। इसको हम आगे देखने वाले हैं। ये हो गया टोटल मानव नेत्र के भाग, जहाँ पर दृष्टि पटल यानी कि रेटिना होगा, क्रिस्टलीय लेंस होगा, जल द्रव्य होगा, परितारिका होगा, पुतली होगा, ये सब को हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम जो है आगे बढ़ते हैं और एक एक जो है पार्ट को अच्छे तरह से कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहला पार्ट जो आता है वो है कॉर्निया, जिसे स्वच्छ मंडल भी बोलते हैं। अब ये कॉर्निया यानी कि स्वच्छ मंडल होता क्या है, तो यहाँ देखिए कि आँख जो सामने से दिखाई दे रहा ना, उसमें जो है क्या है, एक तरह से कहिए कि एक जो है लेमिनेशन कर दिया गया। यहाँ देखिए आपको जो दिखाई नहीं देगा वो सामने से, क्योंकि वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी वस्तु उसे कहते हैं जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, उसे कहते हैं पारदर्शी। यहाँ देखिए ये आँख है, इसका ये जो उठा हुआ भाग है यही है कॉर्निया। इसमें जो है अब सामने से देखेंगे तो पता नहीं चलेगा। जैसे इसको और अच्छे से समझने के लिए ये मेरा क्या हो गया, आँख हो गया। अब ये आँख को हम सामने से देखेंगे कि इसमें कॉर्निया कौन सा है, तो ये पता चलेगा नहीं चलेगा। इसको जो है समझने के लिए आगे देखिए, ये देखिए यहाँ, इससे समझिए। अब ये जो है जैसे मोबाइल का टेम्पर ग्लास होता है, तो ये अभी तक नहीं लगा, ये उठा हुआ है, तो ये हमें प्रतीत हो रहा है कि अच्छा ये जो है मोबाइल का टेम्पर ग्लास है। लेकिन वही टेम्पर ग्लास जब हम मोबाइल के स्क्रीन पे चिपका देंगे और सामने से देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि इस पर कुछ है, सीधा हमें स्क्रीन दिखाई देगा। ठीक वही काम यहाँ पे होता है। ये जो हम कॉर्निया जब हम सामने से कोई आँख देखेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन वास्तविक में उसके ऊपर क्या है, एक जो है लेमिनेशन किया हुआ है, उसी को हम कहते हैं कॉर्निया। यहाँ देखिए नेत्र के अग्रभाग यानी सबसे आगे वाले भाग पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। पारदर्शी बताए जिससे प्रकाश क्या हो जाए, आर पार हो जाए, उसे कहते हैं पारदर्शी, जिसे श्वेत मंडल या कॉर्निया कहते हैं। यही है स्वच्छ मंडल, श्वेत मंडल या कॉर्निया। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। यानी प्रकाश में जब कोई भी प्रकाश की किरण जाती है तो सबसे पहले किससे टकराती है, तो वो कॉर्निया से टकराता है। देखिए इसको जो है और अच्छे से समझने के लिए इस कॉर्निया को जूम करके आगे निकाला गया है कि यही जो है क्या है, आँख का जो सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है, जो सामने से दिखाई नहीं देता लेकिन वास्तविक में होता है, ये है कॉर्निया। इसको और अच्छे से समझिए। देखिए ये मानव नेत्र साइड से लिया गया, तो इसका जो ये ऊपर वाला भाग है ना, यही है मेरा कॉर्निया। और यहाँ से इसको देखिएगा तो ये जो ऊपर ये उठा हुआ जो प्रतीत हो रहा है, जैसे मोबाइल का टेम्पर ग्लास अभी करके दिखाए थे, और वही यहाँ पे इसे रख दिया गया तो ये दिखाई नहीं देगा, ये टेम्पर ग्लास के जैसा, तो ये होता है कॉर्निया।
आगे देखते हैं वो है परितारिका, जिसे बोला जाता है आइरिस। किसी कोई भी आंख में देखिए ये जो गोल जो होता है ना, ये इसी को कहते हैं परितारिका। अब ये 3 कलर के हो सकते हैं, किसी में जो है काला होता है, किसी में भूरा यानी कि ब्राउन होगा, और किसी में ब्लू कलर का भी मिलता है। तो ये कितने रंग के होते हैं? 3, या तो ब्राउन होगा, या ब्लू होगा, या क्या होगा, ब्लैक होगा। तीनों को देखिए यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये क्या है, ये देखिए ये ब्राउन कलर का है। यहाँ पर देखिए ये जो है ब्लू कलर का है, और यहाँ देखिए ये जो है पूरा ब्लैक है यानी काला है। तो ये जो है कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं परितारिका। कॉर्निया के पीछे वाला भाग यानी सबसे आगे क्या हो गया? कॉर्निया, और उसके अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा? परितारिका। गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली, इसके बीच में जो काला वाला भाग है इसको कहते हैं, इसको हम आगे अभी देखेंगे। परितारिका 3 रंग के होते हैं, बताई दिए, ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, या ब्राउन हो सकता है। ज़्यादातर ब्राउन देखने को मिलता है। यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कितना प्रकाश हमारी आंखों को चाहिए, ये जो है नियंत्रित कौन करेगा? परितारिका। यदि ज़्यादा प्रकाश पड़ने पे ये क्या होता है? सिकुड़ जाता है, और कम प्रकाश पे ये फैल जाता है। जैसे अचानक से किसी की आंख पे यदि आप टॉर्च जला दीजिएगा तो उसका आंख क्या होता है? बंद हो जाता है, यानी जो है उसकी जो है परितारिका उतना प्रकाश झेल नहीं पाता, जिस वजह से वो सिकुड़ जाता है। और वही जो है कम प्रकाश से कहने का मतलब है कि यदि आप धूप में हैं और धूप से तुरंत एक अंधेरे कमरे में जाइएगा तो कुछ समय के लिए 10-5 सेकंड के लिए चीज़ें दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि आप जो है ज़्यादा प्रकाश से आए हैं और कम प्रकाश में डायरेक्ट चले गए, तो अब वो क्या होगा? फैलेगा। फैलने में कुछ समय लेगा, उसके बाद जो है सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो ये जो है ज़्यादा प्रकाश पड़ने पे क्या होता है? सिकुड़ जाता है, और कम प्रकाश पे क्या होता है? फैल जाता है। यहाँ पे लिखा गया है अधिकांश प्रकाश पड़ने पे सिकुड़ जाएगा, और कम प्रकाश में ये क्या होता है? फैलता है। ये काम किसका है? परितारिका यानी आइरिस का। ये 3 प्रकार के होते हैं। आगे है पुतली, यानी कि प्यूपिल्स बोलते हैं इसे। पुतली काला होता है ये सब की आँख का, चाहे वो उसका परितारिका भूरा हो, ब्लू हो, या ब्लैक हो, सब में जो है पुतली काला ही होगा। यहाँ पर देखिए इसका भी क्या है? काला है। ये बीच वाला भाग ये जो होता है वो तो होता ही है, इसके और बीच में एक काला सा होता है, वो होता है पुतली यानी कि प्यूपिल्स। यहाँ देखिए ये जो 3 कलर दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए इसमें काला है, ये क्या है? प्यूपिल्स यानी पुतली है। यहाँ पर भी देखिए ये क्या है? पुतली है। और इसके ठीक मध्य में देखिएगा तो डीप डार्क में जो है वही क्या है? पुतली है। तो ये हमारा पुतली होता है सबसे बीच में। पुतली का काम जो है आँख में प्रकाश को प्रवेश करने देना है, यानी पुतली और परितारिका दोनों साथ साथ काम करते हैं प्रकाश पे, यानी कितना प्रकाश आंखों को चाहिए, ये दोनों जो है उसको कंट्रोल करते हैं। पुतली आंख का जो है दृश्यमान काला केंद्र होती है, यह कैमरे के छिद्र की तरह काम करती है, यानी जिस तरह से कैमरा में छेद होता है उससे जो इमेज लिया जाता है, ठीक उसी तरह से आँख में वही काम कौन करता है? पुतली करता है, क्योंकि हमारा आँख भी क्या है? कैमरे की तरह काम करता है। पुतली अपने आकार को बदलकर आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश चाहिए। पुतली के आकार को नियंत्रित करने में आइरिस और पुतली साथ साथ काम करते हैं, यानी परितारिका और पुतली, यानी कि ये जो देख रहे हैं जिसमें 3 कलर के होते हैं ये और ये काला, ये दोनों मिलकर जो है काम करते हैं कि आंखों को कितना प्रकाश चाहिए, ये सब नियंत्रण करने का काम करते हैं पुतली और परितारिका दोनों मिलकर। आगे देखिए, जैसे रात में जो है किसी भी जानवर के आंख पर जब टॉर्च चलाइएगा ना तो उसका जो है आंख जो है चमकता है। तो चमकने का उसका कारण क्या है कि उसकी आंखों में एक ट्यूपिडम लूसिडम करके कुछ पाया जाता है। यहाँ देखिए कुछ जानवरों की आंखों में रात में चमकती है क्योंकि उसकी आंखों में क्या पाया जाता है? एक विशेष प्रकार की चमकदार परत होती है जिस परत को कहते हैं ट्यूपिडम लूसिडम। यहाँ पे देखिए बिल्ली हो, कुत्ता हो, किसी भी जानवर के जो है रात में आंख पर टॉर्च जला दीजिएगा तो उसका आंख क्या होता है? चमकने लगता है रात में। उसका कारण क्या है? ट्यूपिडम लूसिडम उसकी आंखों में पाया जाता है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे समझते हैं क्रिस्टलीय लेंस। हमने कितनी चीजों को देख लिया? कॉर्निया देख लिया, पुतली देख लिया, परितारिका देख लिया, 3 चीजों को देख लिया। आप समझते हैं क्रिस्टलीय लेंस। क्रिस्टलीय लेंस जो है उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, यानी जैसे उत्तल लेंस काम करता है ठीक उसी तरह से क्रिस्टलीय लेंस काम करता है। ये आंखों के पीछे, यानी ये जो है ये वाला भाग ऊपर वाला हो गया। अब आंखों के और अंदर जाएंगे ना तो हमें ये जो है दिखाई दे रहा है, यही है हमारा जो क्रिस्टलीय लेंस, या इसे लेंस भी बोलते हैं। ये उत्तल लेंस की तरह काम करता है। क्रिस्टलीय लेंस आंख में स्थित एक प्राकृतिक लेंस है। यह रेटिना पर वस्तु की केंद्रित वास्तविक और उल्टी छवि प्रदान करता है। वास्तविक में जो देखा जाए तो जो है उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उल्टा और वस्तु से छोटा बनाता है। तो ये जो है ठीक उसी तरह से ये भी क्रिस्टलीय लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। तो ये भी वस्तु का क्या करता है? उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अब देखिए ये पत्ता है, पत्ता सीधा, इसका प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा है। कैसा बन रहा है?
उल्टा बन रहा है। तो यहाँ पर जो रेटिना भी आगे समझेंगे क्या होता है। अभी आप मेन फोकस करिए क्रिस्टलीय लेंस पे। क्रिस्टलीय लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। ये जो है रेटिना पर जो है प्रकाश को क्या करता है या किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनाने में ये क्या करता है, मदद करता है। क्रिस्टलीय लेंस के कार्य क्या क्या है, तो ये अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, जिस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। यानी ये जो लेंस होता है ना, उम्र बढ़ने के साथ जो है धुंधला हो जाता है या दुधिया कलर का हो जाता है, जिस वजह से वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है। यानी कि लाइट या तो वो है कि अंधेरा होने पे वस्तुएं जो साफ साफ दिखाई नहीं देती है, उस बीमारी को कहा जाता है मोतियाबिंद कहा जाता है। ये सब आप जानते होंगे कि जो है अंधेरा होने लगता है तो जो जिनको मोतियाबिंद होता है उनको दिखाई नहीं देता। उसका कारण यही है कि क्रिस्टलीय लेंस क्या हो जाता है, दुधिया हो जाता है, यानी धुंधला हो जाता है। रेटिना पर वस्तु की केंद्रित वास्तविक और उल्टी छवि प्रदान करना इसका काम है कि जो रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब किसी भी चीज का बनेगा, तो वो उसका काम है क्रिस्टलीय लेंस का। आपको यह कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे उल्टा बन रहा है तो हम सीधा कैसे देखेंगे, वो सब हम आगे समझेंगे। बाकी यहाँ पे मेन फोकस आपको किस पे करना है, क्रिस्टलीय लेंस पे। रेटिना में अभी हम जो है आगे देखने वाले हैं। तो क्रिस्टलीय लेंस देख लिए, ये जो है वस्तुओं को क्या करता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने में मदद करता है। कैसा प्रतिबिंब, तो उल्टा प्रतिबिंब। आगे समझते हैं। पक्षमाभी मांसपेशियां जिसे सिलियरी मसल्स भी बोलते हैं, ये जो है लेंस को क्या करता है, नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से पकड़ करके रखने का काम करता है लेंस को। यहाँ देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला भाग, यही वाला जो है ये ऊपर से और नीचे से, इसको बोलते हैं पक्षमाभी मांसपेशियां या पक्षमाभी पेशियां। ये सिलियरी मांसपेशियां भी बोलते हैं। मुख्य कार्य क्या है, लेंस के आकार को बदलते रहना। बदलते रहना से कहने का मतलब है कि यदि दूर के वस्तु को देखना है तो ये क्या करता है, फैलता, यानी एक लेंस को खींचता, यानी लेंस को पतला कर देता। तब होता है ना, दूर की वस्तु हम देखते हैं तो ऐसे करके आंख को देखते हैं, और वही नजदीक के वस्तु को देखना होता है तो ये सिकुड़ जाता है, जिससे लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, जो क्रिस्टलीय लेंस होता है। तो नजदीक की वस्तु देखने के लिए सिकुड़ जाएगा और दूर के वस्तु के लिए ये लेंस को क्या करेगा, ऊपर खींच के पतला करेगा। मेन काम यही है इसका। यह अलग अलग दूरी पर वस्तुओं को देखने के लिए आवाज को भी नियंत्रित करता है। किसी वस्तु को आराम से या सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्रों के कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी रखना होगा। यानी कोई भी वस्तु यदि 25 सेंटीमीटर दूरी पर यदि किसी को साफ साफ दिखाई दे रहा है तो उसकी आंखों में कोई जो है गड़बड़ नहीं है। 25 सेंटीमीटर आएगा भी क्वेश्चन कि जो किसी आंखों के लिए न्यूनतम दूरी जो है कितनी होती है, तो 4 ऑप्शन दे सकता है, ऐसे करके रहेगा 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। तो ये सब लग रहा है 25 जैसा, लेकिन आपको करना किस में है, 25 सेंटीमीटर में। तो ये जो है 25 सेंटीमीटर किसी भी न्यूनतम दूरी होता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। तो ये हो मेन जो उसका काम क्या है, जो है लेंस को पकड़ करके रखना और उसको जो है शिथिल करना, यानी कि खींचना, और जो है सिकुड़ाना। यानी नज़दीक के वस्तु को देखना तो सिकुड़ जाएगा, दूर के वस्तु को देखना तो लेंस को खींच के पतला कर देगा। ये काम है किसका, सिलियरी मांसपेशियां का। कहाँ पे होता है, तो देखिए ये हो गया मेरा लेंस, और इसी लेंस के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पकड़ के रखने का काम करता है। श्वेत पटल या जिसे स्क्लेरा बोलते हैं, सामने से देखने पे जो सफेद वाला भाग नजर आता है ना आंखों का, देखिए ये हो गया पुतली, ये हो गया परितारिका, और ये जो सफेद वाला भाग जो बच गया ना, इसी को बोलते हैं श्वेत पटल। श्वेत मतलब सफेद, इसी को बोलते हैं स्क्लेरा। श्वेत पटल आंख की बाहरी परत होती है या आंख के अंदर के घटकों को चोट, रैप्चर और फटने से बचाता है। यह नेत्र गोलक के क्षेत्र की सतह का 80% हिस्सा बनाता है। यह कॉर्निया को घेरे रहता है, यानी जो कॉर्निया बाहर से होता है उसको कवर करके रखता है श्वेत पटल। तो श्वेत पटल आंखों को सुरक्षा भी प्रदान करता है, यदि चोट उट लगता तो बाहर रह जाए, अंदर तक ना पहुंचे। तो ये कभी कभी चोट लगने से ये लाल हो जाता, देखते होंगे, या जो है कोई गंदगी वगैरह भी निकालने में ये क्या करता है, मदद करता है, यहीं पे रहता है। तो ये जो मेन काम है इसका श्वेत पटल का, आंखों को सुरक्षा प्रदान करना। जो सफेद वाला भाग है उसी कहते हैं श्वेत पटल। नेत्रोद है, नेत्रोद देखिए कहाँ होता है, तो ये जो क्रिस्टलीय लेंस और यहाँ ये जो बीच में, इसको कहते हैं नेत्रोद, या इसे बोलते हैं जल द्रव भी बोला जाता है। तो यहीं भरा होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, उसी को कहते हैं नेत्रोद। जलीय हास्य एक स्पष्ट तरल पदार्थ है जो मानव आंख के पूर्व काल और पीछे के कक्षों में भरा रहता है। यह कॉर्निया और आंख के लेंस के बीच होता है। देखिए सामने ही हो गया ये कॉर्निया और ये हो गया लेंस, इसके बीच में जो ये क्षेत्र बच गया इसमें क्या भरा रहेगा, नेत्रोद भरा रहता है। लिक्विड अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। इसके कई कार्य हैं, जैसे विटामिन सी को आंख के अग्रभाग तक पहुंचाना, विटामिन सी को आगे तक लाना, किसका काम है, नेत्रोद का। कॉर्निया को नम रखना, यानी कॉर्निया को गीला रखने का काम करता है, सूखने नहीं देता है। नेत्र गोलक के आकार को बनाए रखना, यदि ये नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा,
अपने जो आकार को परिवर्तित कर लेगा, यानी जो सट जाएगा, इसलिए इसको फैला करके रखने का काम करता है कौन? नेत्रोद। अंतर्गर्भाशयी दबाव बनाए रखना, आंखों को पोषक तत्व प्रदान करना, आंख से अतिरिक्त पदार्थ और अपशिष्ट को बाहर निकालना, यानी आंख में कोई कचरा वगैरह पड़ जाता है तो उसको जो ऐसे ऐसे कीजिएगा ना तो निकल जाता है जल्दी। तो ये सब मेन काम कौन करता है? नेत्रोद करता है। ये कहाँ होता है? तो कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है नेत्रोद। नेत्रोद समझ गए? अब देखिए काक्षाभ द्रव्य क्या होता है। तो लेंस, ये हो गया लेंस और इधर हो गया रेटिना। तो रेटिना और लेंस के बीच वाला जो बड़ा सा एरिया है ना, इसमें भी लिक्विड पदार्थ बड़ा होता है। तो इसको बोलते हैं, यहाँ जो लिक्विड पदार्थ था उसको बोलते थे नेत्रोद, और यहाँ जो बड़ा रहेगा उसी को बोलते हैं काक्षाभ द्रव्य। यहाँ देखिए काक्षाभ द्रव्य एक पारदर्शी जेल है, यानी पारदर्शी से कहने का मतलब कि चीजें आर पार हो जाती है, तभी तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा तो रेटिना पे जाएगा। यदि आर पार नहीं होता तो रेटिना पे जाइए नहीं करता, तो इसलिए रेटिना पर जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? पारदर्शी है। आंख के अंदर मौजूद होता है। यह द्रव्य लेंस और रेटिना के बीच होता है। ये हो गया मेरा लेंस और इधर हो गया रेटिना, इसके बीच वाला ये पूरा एरिया, इसमें क्या भरा होता है? काक्षाभ द्रव्य भरा होता है। काक्षाभ द्रव्य का मुख्य काम आंख के आकार को बनाए रखना। यदि ये नहीं रहेगा तो आंख जो है गोल नहीं होगा, वो जो है सिकुड़ जाएगा, कभी इधर हो जाएगा उधर। तो ये जो प्रॉपर जो है जो आकार चाहिए आंख को, वो बना करके रखता है कौन? काक्षाभ द्रव्य। इससे ज्यादा मात्रा में होता है काक्षाभ द्रव्य। काक्षाभ द्रव्य को रेटिना और उसके तंत्रिका अंत का भी रक्षा करता है, यानी रेटिना को भी जो सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है कौन? काक्षाभ द्रव्य। रेटिना, अब समझते हैं रेटिना जिसे दृष्टि पटल भी बोलते हैं। हिंदी में दृष्टि पटल, इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं। ज़्यादा रेटिना नाम है उसका, फेमस है। ये ना आंखों के पीछे होता है, पीछे भाग में। जैसे जो है हम कोई भी चीज देखते हैं ना, तो उसका जो प्रतिबिंब यानी उसका फोटो, इमेज डायरेक्ट जाके बनता है कहाँ पे? रेटिना पे। और वो भी कैसा बनता है? उल्टा बनता है। बताया ना कि यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, क्रिस्टलीय लेंस, और क्रिस्टलीय लेंस किसी भी चीज को क्या कर देता है? उल्टा बनाता है। तो ये उल्टा बनाता है, और ये जो है सीधा यहाँ से दो नसें गई होती जो माइंड से सीधे मस्तिष्क से जुड़ा होता है, और वो मस्तिष्क हमें क्या करता है? सीधा करके प्रतीत करता है। वो हम आगे समझेंगे। तो रेटिना पे किसी वस्तु का क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। आंख के दीवार की सबसे भीतरी परत क्या है? रेटिना है। रेटिना यदि खराब होगा तो किसी भी चीज को देखने में क्या होगी? समस्या होगी। ज्यादातर आंख की बीमारी रेटिना के खराब होने से ही होता है। इन संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए ऑप्टिक तंत्रिका का इस्तेमाल किया जाता है। रेटिना को नुकसान पहुंचने से अंधापन हो सकता है, यानी जो अंधे हो जाने का कारण जो क्या है? रेटिना का खराब हो जाना, क्योंकि किसी भी चीज को आप देखिएगा उसका प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, तो नहीं बनेगा तो हम उसको देख ही नहीं सकते। तो आंखों का जो सबसे महत्वपूर्ण यदि कहा जाए तो उसमें से एक रेटिना भी है। रेटिना को नुकसान पहुंचाने से अंधापन हो सकता है। आंख की ज्यादातर बीमारियां रेटिना में खराबी की वजह से ही होती है। इसका काम क्या क्या होता है? तो लेंस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को ग्रहण करता है, यानी कोई भी आंख से प्रकाश आ रहा तो आंख से जाएगा सीधा कहाँ जाएगा? रेटिना पे जाएगा। प्रकाश को तंत्रिका संकेतों में बदलना, इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेजना, मस्तिष्क को वस्तु के रूप में रंग आकार बताना कि वो कौन सा कलर का है, आकार में बड़ा है छोटा है, ये सब प्रदान कौन करेगा? रेटिना करेगा। तो किसी भी इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के किन भागों पे बनता है? तो वो है रेटिना। रेटिना सबसे महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना। वो होता कहाँ है? तो वो पीछे की तरफ होता है, ऐसा नहीं सामने होता, सामने नहीं। सामने ये जो आंख हो गया ना, तो आंख के सबसे पीछे वाला भाग। जैसे यहाँ से जो कोई वस्तु मतलब हम देखेंगे तो यहाँ से प्रकाश जाएगा, तो यहाँ से जाएगा तो ये यहाँ से पार करेगा, फिर यहाँ लेंस पार करेगा और डायरेक्ट जाएगा कहाँ? रेटिना पे जाएगा। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु क्या है? तो ये रेटिना से निकलने वाली जो है नसें हैं, जो कि जो है सीधे जुड़ी होती है किससे? मस्तिष्क से। ऑप्टिक तंत्रिका आंख के पीछे स्थित होती है, रेटिना से मस्तिष्क तक दृश्य जानकारी भेजती है कि कोई भी चीज कैसा है, कलर में कैसा है, आकार में कैसा है, ये सब भेजने का काम है प्रकाशिक तंतु का। दोनों आंखों से दृश्य इनपुट को मस्तिष्क तक एकीकृत करता है। यह दो भाग में बटे होते हैं। एक शंकु कोशिका, ये जो है कलर को पहचानता है कि कोई भी चीज जो है कौन से कलर का है। जिसमें ये नहीं होता ना, वो कलर ब्लाइंडनेस उसी को कहते हैं, यानी ये हरा को लाल कह देगा और लाल को हरा कह देगा, इसको पता ही नहीं चलेगा कि हरा कौन है लाल कौन है। तो ये जो है इसके कमी के कारण होता है। शंकु कोशिका मेन जो कलर पहचानने का काम करता है। ये कोशिका चमकदार रोशनी में सबसे अच्छा ज्यादा काम करती है। यह कोशिका अलग अलग तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया देती है। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो इसी के कमी के कारण, जिसमें शंकु कोशिका नहीं होता है उसको जो क्या हो जाता है? कलर ब्लाइंडनेस, वो कलर को पहचान नहीं पाते हैं। एक होता है क्षर रड, या उसे बेलनाकार भी बोलते हैं।
इसमें क्या दिया है, शंकु कोशिका हो गया। यहाँ देखिए ये जो है आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो है ये क्या है, कोन सेल यानी शंकु कोशिका, और ये क्या है, रड सेल जिसे छड़ कोशिका भी बोलते हैं। ये दो प्रकार की नसें गई होती है, कहाँ से, रेटिना से। यहाँ पर हो गया ये रेटिना वाला भाग हो गया, ये हो गया रेटिना, और यहाँ से दो तरह की क्या होती है, नसें गई होती है। इस तरह के वो देखने से पता चलता है। तो जो शंकुआकार है उसे कोन सेल यानी शंकु कोशिका बोलते हैं, और जो सीधा सीधा लंबा लंबा बेलन के जैसा उसे जो है बेलन शंकु भी बोलते हैं, या रड सेल भी बोलते हैं, छड़ कोशिका भी बोलते हैं इसे। देखिए क्षर कोशिका, ये कोशिका कम रोशनी में भी देखने में मदद करता है। ये कोशिकाएं दृश्य छवियों के आकार, आकृति और चमक को समझने का काम करती है। ये कोशिकाएं रेटिना के बाहरी हिस्सों में केंद्रित होती है। मानव रेटिना में लगभग 120 मिलियन छड़ें होती है, यानी इसकी संख्या की बात किया जाए तो ये जो होता है वो क्षर कोशिका की बात किया जाए तो लगभग 120 मिलियन होता है। ये हर मानव में होता है। ये जो चीज़ों को देखने में काम करता है, यानी कम प्रकाश में भी ये देखने में सहायक होता है। लेकिन जो कोन जो है वो शंकु कोशिका, उसके लिए प्रकाश अच्छा चाहिए तब ना वो कलर को पहचानेगा। तो ये होता है, इस दोनों की जो विशेषता यही है। अब बात करते हैं समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होता है, तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। समायोजित का मतलब क्या होता है कि या जो फोकस दूरी को बढ़ा सकता है या फोकस दूरी को घटा सकता है। इसको ऐसे समझिए कि यदि वस्तु दूर का हो तो उसे देखने के लिए वो क्या करेगा, पक्षमावी मांसपेशियां क्रिस्टलीय लेंस को खींचेगा, और खींचेगा तो क्या होगा, पतला होगा। तो पतला होगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि हमें नजदीक के वस्तु को देखना हो तो पक्षमावी मांसपेशियां क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, जिससे क्रिस्टलीय लेंस मोटा हो जाएगा और फोकस दूरी घट जाएगा। तो इसी क्रिया को कहा जाता है क्या, समंजन क्षमता बोलते हैं। समंजन क्षमता कहलाती है। यहाँ पे समझिए, जैसे पक्षमावी मांसपेशियां हैं वो शिथिल हो गई, शिथिल यानी कि वो खींच लेता है लेंस को, तो लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, और फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी दूर के वस्तु को देखना हो तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, और यही नज़दीक के वस्तु को देखना हो तो पक्षमावी मांसपेशियां क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने के कारण लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, और मोटा होने से फोकस दूरी कम हो जाता है। इसी प्रक्रिया यानी इसी क्रिया को जो है फोकस दूरी बढ़ जाना, घट जाना, इस क्रिया को कहा जाता है क्या, समंजन क्षमता, है ना, समंजन क्षमता कहलाती है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि जो है और कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं। बाकी इसका नोट्स भी आपको अच्छी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। वो हम अब वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि नोट्स आपको कैसे मिलेगा। इसके लिए आपको कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपसे इतना ही आग्रह है कि आप जितने भी बोर्ड की तैयारी करने वाले 10th के स्टूडेंट हैं, आप उन लोगों के पास जो है आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतना जो है आपसे तो उम्मीद रख ही सकते हैं। ये जो है बाकी हम आपको नोट्स के बारे में जानकारी देंगे कि आपको ये नोट्स कैसे जो है मिलेगा। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं वो दृष्टि दोष के बारे में पढ़ने वाले हैं कि दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए दृष्टि दोष कहने का मतलब होता है कि किसी को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है साफ साफ, तो किसी को नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, या किसी को जो है न तो दूर का साफ दिखाई देगा न तो नज़दीक का साफ दिखाई देगा। तो इसी को जो है कहा जाता है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और एक होता है जरा दूरदृष्टता बोलते हैं, है ना, जरा दूरदृष्टता। जिन लोगों के नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है उन्हें दृष्टि दोष कहते हैं। समझिए कि किसी वस्तु को देखने के लिए हम पहले भी बताया कि उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे। अब यदि वो रेटिना पर बने ही ना, रेटिना के या तो पीछे बन जाए या पहले बन जाए, तो वस्तु हमें साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो उस जब वो घटना जब होने लगती है हमारी आंखों के साथ, तो वो कहलाता है दृष्टि दोष। ये मुख्यतः कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, इसे हाइपर मायोपिया बोलते हैं, और जरा दूरदृष्टता बोलते हैं। इसको बारी बारी से हम आगे समझते हैं तीनों को। देखिए निकट दृष्टि दोष, इसे मायोपिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना कि निकट दृष्टि दोष इसका नाम है, लेकिन जो है इसमें काम इसका उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में आपको निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन दूर का साफ साफ दिखाई नहीं देगा। इसे नाम से पता चल रहा है कि निकट दृष्टि दोष, अच्छा निकट वाला वस्तु नहीं दिखाई देगा, नहीं, इसमें उल्टा हो जाता है कि निकट दृष्टि दोष में आपको निकट रखी वस्तु यानी पास रखी वस्तु को आप साफ साफ देख लेंगे, लेकिन दूर रखी वस्तु को आप साफ साफ नहीं देख पाएंगे। उसी को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। लक्षण, दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देगी जबकि निकट रखी वस्तु सामान्य दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है, तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। और इसके निवारण क्या है, तो देखिए
इसमें क्या होता है ना कि जहां पर जो है मेन रूप से जो है प्रतिबिंब यानी फोकस कहाँ होना चाहिए था, रेटिना पे, लेकिन ये रेटिना पे ना होकर के रेटिना के पहले हो गया यानी आगे हो गया, तो जाहिर सी बात है वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी साफ साफ। तो इसमें जो है लगा दिया जाता है, जब चश्मा उसके लिए बनाया जाता है तो उस चश्मे में लगा दिया जाता है अवतल लेंस। अब अवतल लेंस हमें पता है कि वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है। अब यहाँ ये क्या किया, यहाँ से फैला दिया, और आगे लगा हुआ है क्रिस्टलीय लेंस जो कि उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। अब ये उत्तल लेंस इसको क्या करता है, एक जगह जाके केंद्रित कर देता है, वो भी रेटिना पे। तो ये हो जाता है निवारण उसका कि अच्छा चश्मा जब बनाएंगे ना तो यदि दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा तो उसमें अवतल लेंस लगा देंगे। तो ये जो होता है अवतल लेंस किसके कारण, किसके जगह पे हम करेंगे, निकट दृष्टि दोष में हम यूज करेंगे किसका, अवतल लेंस का, जब चश्मा बनवाएंगे तो। यहाँ पर वही जब बात किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष यानी जब दूर दृष्टि दोष में, तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे चला जाता है, ना तो आगे जाता नहीं रेटिना पे जाता बल्कि पीछे चला जाता है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं में साफ दिखाई देगा लेकिन निकट रखी वस्तुओं में साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए जब हम चश्मा बनवाएंगे ना तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस क्या करेगा, इसको जो है केंद्रित करके और आगे भी उत्तल लेंस लगा और दोनों मिलकर जो इसको क्या कर देता है, फोकस दूरी को कम कर देता है और ला देता है कहाँ, रेटिना पे ला देता है, जिस वजह से वो वस्तुओं में साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो याद रखिएगा दूर के लिए हम यूज करते हैं कौन सा, उत्तल लेंस, और निकट के लिए यूज करते हैं अवतल लेंस। यानी जब जिसे निकट दृष्टि दोष है उसके लिए निवारण क्या है, अवतल लेंस, और जिसे दूर दृष्टि दोष है उसके लिए निवारण उत्तल लेंस। याद कैसे रखिएगा, दूर में जो है कितने शब्द हैं, तो दूर में 2 शब्द हैं, यहाँ 2, उत्तल में कितना 3, निकट में कितना 3, अवतल में 4, यानी 2 के साथ 3 और 3 के साथ 4। तो ये जो प्रक्रिया आप जो अपना करके इसे आप याद कर सकते हैं कि दूर के साथ यदि दूरदृष्टि दोष है किसी के साथ तो उसके निवारण के लिए उत्तल लेंस, यदि किसी को निकट दृष्टि दोष है तो उसके निवारण के लिए अवतल लेंस का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके निवारण के लिए चश्मे में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष के लिए। आगे जो होता है वो होता है जरा दूरदृष्टता। इसके लिए क्या होता है, इसमें क्या होता है ना तो आपको दूर का साफ दिखाई देगा ना तो नजदीक का, इसमें दोनों समस्या हो जाता है। तो इसके लिए जब हम चश्मा बनाते हैं ना तो इसमें दोनों लेंस लगा देते हैं। ये वाला भाग आप देख रहे हैं इसमें ये है उत्तल लेंस और बाकी जो बच गया वो है अवतल लेंस। यहाँ पर भी देखिए ये है उत्तल लेंस और बाकी जो बच गया वो अवतल लेंस। तो जब दोनों लेंस मिला देते हैं ना तो उसे बाइफोकल लेंस कहते हैं या उसे द्विफोकल लेंस भी बोला जाता है। इसमें इसका क्या है, जरा दूरदृष्टा के लक्षण क्या है, तो दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देता है और पास की चीजें भी साफ दिखाई नहीं देता है। जरा दूरदृष्टता के कारण क्या है, तो पक्षवादी मांसपेशियां कमजोर हो जाना, क्रिस्टलीय लेंस लचीलापन हो जाना, यानी जो है अच्छे तरीके से काम नहीं करना, कभी फैल जाना, कभी सिकुड़ जाना, अपने मन से हो जाता है, जिस वजह से ये जो है समस्या आने लगती है। इसके इलाज के लिए बाइफोकल लेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। बाइफोकल लेंस वही बताए, उत्तल और अवतल दोनों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं उस चश्मे को बनाने के लिए। तो वो हो जाता है हमारा दूरदृष्टता क्या हो जाता है, समस्या खत्म हो जाता है। ये पूरा खत्म। अब हम समझते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वर्ण मतलब होता है रंग और विक्षेपण का मतलब होता है अलग अलग करना। तो जब प्रकाश जो है एक प्रिज्म क्या होता है, एक त्रिभुजाकार जो है कांच का जो है आकार होता है, पारदर्शी होता है, पारदर्शी यानी उससे प्रकाश आर पार हो जाता है। जब उससे सूर्य के प्रकाश को जब गुजारा गया ना तो आगे चल के वो 7 रंगों में बट गया। 7 रंगों में बट गया यानी यहाँ से क्या हो गया, प्रकाश तो एक ही जा रहा था और वो क्या हो गया, अलग अलग विक्षेपित हो गया। तो वर्ण मतलब रंग और विक्षेपण मतलब अलग अलग हो जाना, उसी क्रिया को कहेंगे वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तब होता है जब कांच के प्रिज्म क्या होगा, त्रिभुजाकार होगा, वो कांच का होगा, प्रकाश का पुंज गुजरता है। इस प्रक्रिया में श्वेत प्रकाश यानी कि सूर्य का रोशनी आप कह सकते हैं, श्वेत प्रकाश यानी सफेद, अपने विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। विक्षेपण का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, तो इसी घटना को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। इसमें 7 रंग आते हैं, कौन कौन से, बैगनी, आसमानी आएगा, नीला आएगा, हरा, पीला, नारंगी और लाल आएगा। ये 7 रंग होते हैं। इसको याद करने का ट्रिक है वाइब्योर, जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सबसे कम विचलन करता है लाल रंग,
विचलन का मतलब होता है वो इधर उधर भटकता नहीं है ना। तो सबसे जो है कम विचलन करता है लाल रंग, और बैगनी रंग विचलन सबसे ज्यादा होता है, यानी भटकता सबसे ज्यादा कौन है? बैगनी रंग। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी भटकता कम है और ज्यादा दूर तक जाता है कौन? लाल रंग। बैगनी रंग इधरे भटक जाता है, ज्यादा दूर तक जाता नहीं है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है बैगनी रंग का, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का। बैगनी रंग जो है ज्यादा जो है विचलन करता है यानी फैलता है, और जो लाल रंग जो है कम विचलन करता है। जिसी वजह से जो खतरे का संकेत लाल रंग को रखा गया है, उसको हम आगे देखेंगे कि लाल रंग को खतरे का संकेत हम क्यों मानते हैं। देखिए स्पेक्ट्रम अब क्या होता है, पर यही प्रकाश जब गुजारा गया तो इसी को जब जो 7 रंग में इधर बंट करके आया ना, तो इसी को कह देते हैं स्पेक्ट्रम। यानी श्वेत प्रकाश को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम। इसके किरण पुंज, यानी जब सफेद प्रकाश की एक किरण एक शीशे के प्रिज्म के माध्यम से गुजरती है तो 7 रंगों में बंटती है, जिसे पट्टी या बैंड कहा जाता है। इसी जो है गठन करती है, इस श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसे अब ये 7 रंग में इधर बंट गया ना, अब इसे ही हम क्या बोल देंगे? स्पेक्ट्रम बोल देंगे। ये होता है स्पेक्ट्रम, यानी वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम कहते हैं। आइजैक न्यूटन ने क्या किया था? तो सबसे पहले ये जो है आइजैक न्यूटन ने इसका जो एक्सपेरिमेंट किए थे, तो ये सब श्रेय उन्हीं को जाता है। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का जो है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म लिखे, और कांच के प्रिज्म से उसको क्या किया? गुजारा। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्गों को और अधिक विभक्त करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें और अधिक वर्णों नहीं मिल पाए। देखिए पहला प्रिज्म रखे और इससे क्या किए? श्वेत प्रकाश को गुजारे, तो गुजारे तो इधर कितना रंग मिल गया? 7 रंग। अब वो सोचे कि क्यों ना जो है एक और प्रिज्म रखा जाए, तो एक और प्रिज्म जो रख दिए उल्टा करके देखे तो ये जो 7 रंग फिर से गया ना, तो फिर इधर से सफेद गुजारे थे, फिर उधर भी हमें सफेद ही मिल गया। तो इससे यह हमें प्रूव हो गया कि सूर्य के प्रकाश में अब इससे ज्यादा रंग हो ही नहीं सकता है। इधर 1 गुजारे 7 बन गया, और फिर 7 को गुजारे 1 बन गया। तो यही फॉर्मूला जो दिए थे कौन? सर आइजैक न्यूटन ने। तो न्यूटन ने बोला कि जो सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। 7 रंग आपको याद रखना, बेजोर से याद रखिएगा। GYOR है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। एक दूसरा सर्वप्रथम ये सब जो लिखा, जो अभी हमने बुक बताया वही सब यहाँ पे नोट किया हुआ लिखा हुआ है। विचलन कोण। विचलन कोण क्या होता? तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। यहाँ देखिए एक प्रिज्म लिया गया है, इससे जो प्रकाश गुजारा गया है, अब यहीं पे क्या बनेगा? विचलन कोण। देखिए ये हो गया आपतित किरण, क्योंकि ये जो किरण आ रहा है उसको कहते हैं आपतित किरण। तो यहाँ जो है PQ मेरा क्या होगा? आपतित किरण। QR अपवर्तित किरण, यानी जो प्रिज्म में गया ये क्या हो गया? अपवर्तित किरण। इसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन चला गया, तिरछा जाता है। और जो है यहाँ देखिए जो बाहर निकल रहा होता है उसे निर्गत किरण बोलते हैं, RS यहाँ पे क्या है? निर्गत किरण। तो यहाँ जो बाहर निकल रहा है वो क्या है? निर्गत किरण है। कोण ए प्रिज्म कोण होगा, यानी ये पूरा जो है प्रिज्म का ये जो कोण होगा ये कहलाएगा प्रिज्म कोण। तो कोण ए प्रिज्म कोण। कोण I आपतन कोण, जो प्रकाश आता है वहां पर जो कोण बनता है वो कहलाता है आपतन कोण। तो यहाँ पर कोण I क्या हो जाएगा? I1 आपतन कोण, और R अपवर्तन कोण। इसके सामने वाला ये हो जाएगा R1 अपवर्तन कोण, और I2 निर्गत कोण, क्योंकि ये जो है क्या जा रहा है? निर्गत किरण ये है, तो इसके सामने जो बनेगा वो निर्गत कोण बनेगा। और यहाँ से जो है ये दोनों, यहाँ से बात किया तो ये जो है निर्गत किरण और ये आपतित किरण, दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ना, यही कहलाएगा क्या? विचलन कोण कहलाता है। तो विचलन कोण की प्रक्रिया ये है कि आपतित किरण ये जा रहा था, और निर्गत किरण ये था, दोनों के बीच से जो निर्माण जो कोण बनता है उसी को कहते हैं विचलन कोण कहते हैं। अब यहाँ समझिए इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो देखिए जब ये जो होगा ना, जब भी होगा ये सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में होता है। ये बारिश जो है खत्म होने के बाद होता है। बारिश कैसे होता है कि जब प्रकाश जल की बूंदें जब ऊपर से गिरती है ना, तो उस बूंदे से क्या होती है? सूर्य का प्रकाश जाता है, और वो बूंद जो वहां पर प्रिज्म के भांति कार्य करता है, यानी प्रिज्म जैसा कार्य करता है। और प्रिज्म में क्या हुआ था? जब सूर्य का प्रकाश को प्रवाहित किया गया था वो 7 रंग बन गया था। ठीक उसी तरह से जल की बूंदे भी वही काम करता है। जब इधर से सूर्य का प्रकाश उस पर जाता है ना, तो उसके जो है उस पार जो हमें 7 रंग में दिखाई देता है। ये जो
कलर, उसी को कहते हैं इंद्रधनुष। तो इसका निर्माण ऐसे होगा, जब भी होगा तो सूर्य के जिस दिशा में रहेगा वो विपरीत दिशा में बनेगा इंद्रधनुष। यहाँ पे देखिए वर्षा के पश्चात, यानी जब वर्षा हो जाएगा उसके छूट जाने के बाद जो इंद्रधनुष बनेगा, आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम यानी वर्णों का समूह, यानी रंगों के समूह। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंद द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, यानी ये मान के लिए ये जो है जल की क्या है, बूंद है, और इधर से जब सूर्य का प्रकाश जाता है तो इधर कितने रंग में बन जाता है, 7 रंग में बन जाता है। तो इधर हमें क्या मिल जाता है देखने को, इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण ऐसे ही होता है जो प्रिज्म में हुआ था, ठीक उसी तरह से यहाँ प्रिज्म का काम कर देता है जल की बूंदे। तारों का टिमटिमाना, यानी तारा जो हमें टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो जो है वायुमंडलीय जो अपवर्तन हो जाते हैं, और दूसरा ये इतने दूर हैं, उतने दूर से जो है प्रकाश आने में जो हमारी जो है आंखों तक पहुंचता है। कितने 5 परतें हैं वायुमंडल के, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। ये टोटल जो है वायुमंडल को छेदते हुए आता है, सबको पार करते हुए आता है, और बहुत दूर है, दूरी बहुत ज़्यादा होने के कारण ये हमें सिर्फ क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, यानी इसका पूरा प्रकाश आ नहीं पाता है। और वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, बहुत सारे धूल कण हैं, ये सब कुछ छेदते हुए आता है, सबको पार करते हुए आता है, जिस वजह से हमें तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत दिखाई देते हैं। तो यही है इसका दूरी का कारण और जो है प्रकाश में अपवर्तन के कारण। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव क्या होता है, देखिएगा कि जब ऐसे आप घर में भी देख सकते हैं कि घर में जो खिड़की दरवाजा सब बंद कर दीजिए, और कोई एक छेद से जब सूर्य का प्रकाश वहां से आएगा ना, तो उसमें जो धूल कण दिखाई देंगे आपको कि उड़ते हुए, किसमें क्या है, धूल कण है, तो वही कहलाता है टिंडल प्रभाव। यहाँ देखिए जो जंगल है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, सूर्य के प्रकाश जो आ रहे हैं कहीं ना कहीं से, जहाँ पर उसे रास्ता मिल रहा है वो आ रहा है। तो ये जो आप रे देख रहे हैं ना, किरण, ये सब, तो इसी में आपको क्या मिलेंगे, धूल कण मिलेंगे जब इसे देखिएगा तो यही कहलाता है टिंडल प्रभाव कहलाता है। जब कोई प्रकाश किरण पुंज वायुमंडल के महीन कणों जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु से टकराता है, तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। कोलाइडी कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्ण की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है, यानी इसी घटना को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। आप इसे घर में भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब धुएं से भरी किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। यानी पूरे कमरे को बंद कर दीजिए, एक छेद छोड़ दीजिए जहाँ से सूर्य का प्रकाश आ जाए, और उस प्रकाश जब आएगा ना वहाँ से जो किरण, तो उसमें देखिएगा धूल दिखाई देगा, महीन महीन कण दिखाई देगा, तो वही कहलाता है टिंडल प्रभाव। खतरे का संकेत लाल क्यों रखा गया, पहले भी बताया कि लाल का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ज़्यादा होता है, विचलन कम होता है। यानी लाल रंग जो होता है ना, वो जाता है दूर तक और इधर उधर भटकता नहीं है, जिस वजह से कोई भी लाल चीज हमें दूर से ही दिखाई दे देता है, बहुत दूर इसका तरंग दैर्घ्य होता है, तो दूर से हमें ये ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए खतरे के संकेत को लाल रंग माना गया है। यदि कोई खतरा है तो कोई भी आदमी से दूर से ही भाप ले कि वहाँ पर क्या है, खतरा है। लाल रंग प्रकाश सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है, इसलिए कम से कम प्रकिरणित होती है, यानी जो है विचलित कम होती है, इधर उधर भटकती कम है, और अधिक दूरी तय करती है, यानी ज़्यादा दूर तक हमें दूर से ही दिखाई देगा कि वो लाल रंग है वहाँ पे। और प्रकीर्णन के कारण प्रकाश की तीव्रता कम नहीं होती है, इसलिए लाल प्रकाश का उपयोग खतरे के संकेतों में किया गया ताकि उन्हें दूर से ही देखा जा सके, और जो है दूर से ही इसे पता चल जाए अच्छा वहाँ पर क्या है, कोई खतरा होगा, जो आदमी दूर से इसे भाप ले। इसलिए जो है लाल रंग को खतरे का संकेत माना गया है और रखा गया है। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय क्या है, सूर्यास्त क्या है, तो सूर्योदय के 2 मिनट पहले हमें सूर्य भगवान दिखाई दे देते हैं, और सूर्योदय होने के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य भगवान दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है, यानी अभी सूर्योदय हुआ भी नहीं है और सूर्य भगवान हमें दिखाई दे देते हैं, और सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो है अर्थ है यानी पृथ्वी है, अब यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, अब ये जो देखेगा तो वास्तविक में सूर्य यदि यहाँ आता तब इसे दिखाई देना चाहिए था, लेकिन जो है सूर्य की अभी वास्तविक स्थिति कहाँ है, इसके नीचे है, तो इसे जो है यहाँ से ना दिखाई देने के कारण जो वायुमंडल जो है अपवर्तन जो होता है, वो जो है प्रकाश जो है अब उसको सीधा सिर्फ यहाँ दिखाई देता है, उसे लग जाता है कि अच्छा सूर्य भगवान अब यहाँ आ गए, तो इसलिए जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही जो है 2 मिनट पहले ही सूर्य भगवान दिखाई दे देते हैं। अस्त में भी वही प्रक्रिया होती है, यानी सूर्य भगवान चले गए नीचे, अब इसे जो है अभी ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं कि अच्छा अभी तक ऊपरे में भी गए नहीं है, तो ये जो है होता है किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। यही सब था, पूरा चैप्टर खत्म हुआ। बाकी थैंक यू। बाकी आपको यदि नोट्स चाहिए इसके
तो आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। इस व्हाट्सएप करने पे इस नंबर पे आपको जो है ये नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको उसके लिए कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा। बाकी जो भी 10th बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, आप जो है इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी नोट्स के लिए आप इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिल जाएगा। तो यही था इस चैप्टर में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और इस चैप्टर से आने वाले कोई भी प्रश्न अब आपसे छूटेंगे नहीं। बाकी एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।